वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था, क्लास 11th की बात करता हूं। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि यूनिट नंबर 3 हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस बात को नोट रखना आप सभी भाई। क्या आपको मैंने कल सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था, क्या? इनर्शिया। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस वाली क्लास नहीं देखी है, उनको चाहिए कि वो कल वाली क्लास पहले देखिए अच्छे से। आपको मैंने कल पढ़ाया था इनर्शिया, और आपको मैंने कल कहा था कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को हम जिस कंडीशन में रखेंगे वो उसी कंडीशन में रहेगा। मतलब अगर रेस्ट में मैंने रखा इसको तो ये रेस्ट में ही रहेगा, अगर मैंने इसको मोशन में रखा तो ये मोशन में ही रहेगा, और अगर मैंने इसको किसी दिशा में भेजा तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा। इनर्शिया जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, इसी मास की वजह से एक और प्रॉपर्टी आ जाती है इस बॉडी के अंदर, जिसका नाम होता है इनर्शिया। और जितना किसी बॉडी के अंदर ज्यादा मास होता है, उतना ही उसके अंदर इनर्शिया भी होता है। मतलब मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, स्मॉलर इज द मास, स्मॉलर इज द इनर्शिया। न्यूटन ने सबसे पहले हम लोगों को समझाया इनर्शिया, उसके बाद आप लोगों को फोर्सेस के बारे में समझाया था, जो आपको मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में कहा है। आपको चाहिए कि वो वाली वीडियो देखे, आप लोगों को वहां पर समझ में आ जाएगा व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज फोर्स। और आज मैं आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूं, जिसमें आप लोगों का न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। शाबाश, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपसे कोई पूछेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ दो बातें हम लोगों को समझाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, क्या कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। और दूसरी बात बता रहा है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। मतलब क्या है, शॉर्टकट तरीके में आप समझो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। बात आई समझ? जैसे आप लोग देखते हो इस बोर्ड को, क्या बोर्ड क्या है, देखो रेस्ट में है, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। अर्थ क्या है, अर्थ मोशन में, तो अर्थ हमेशा मोशन में रहती है। आपसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो इसका रिजल्ट है, इसका रीजन है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इनर्शिया होता है। बोर्ड क्या इसके पास मास है? आंसर है यस। तो अगर बोर्ड के पास मास है तो बोर्ड के पास इनर्शिया भी होगा। तो इसी इनर्शिया की वजह से ये बोर्ड अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहता है। और अर्थ क्या है, बताओ, अर्थ क्या है, मोशन में। क्या अर्थ के पास मास है? आंसर है यस। तो अगर अर्थ के पास मास है तो अर्थ के पास इनर्शिया भी होगा। बात आई समझ? इसलिए अर्थ मोशन में रखा है और वो हमेशा क्या रहती है, मोशन में रहती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड व्हेन ए बॉडी इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल, कब तक, जब तक ना हम उनको क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। मुझे बताओ बोर्ड कब हिलेगा इस जगह से, जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा। अर्थ कब रुकेगी, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे। बात आई समझ? इस बात को नोट रखेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसको फोर्स लगाएंगे। और दूसरी बात क्या बता रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है वो तब तक मोशन में ही रहेगी कंटिन्यूअसली जब तक हम उसको क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स लगाते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें सिर्फ यही बताता है कि व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, एंड व्हेन ए बॉडी इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल, कब तक ऐसा होगा, जब तक ना उसको हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स से अप्लाई करेंगे। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो अपने लॉ में बताता है वो बताता है क्या कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। आपसे कोई पूछे क्यों, देखो बोर्ड क्या है, रेस्ट में, क्या ये खुद हिलेगा? आंसर है नो। बोर्ड अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। आपसे कोई पूछेगा क्यों, आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसीलिए लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं,
क्यों? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो अपने स्टेटमेंट में कहता है उसका रीजन क्या निकलता है? इनर्शिया। क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? बोलता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी मोशन में वो हमेशा मोशन में रहेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बस यही सो सिंपल है, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोगों को तभी समझ में आ गया जब आप लोगों को इनर्शिया समझ में आ चुका है। इसी तरह से आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ना है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों को तभी समझ में आ जाएगा जब आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज होगा, जिस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर मोमेंटम। जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? शाबाश, लीनियर मोमेंटम है उसका नाम। तो चलिए अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज के टॉपिक का नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है इस बात को हम समझते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? सुनो, देखो भाई, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m, और अगर यही वाला ऑब्जेक्ट चल रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम अगर मुझे निकालना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा? देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का निकालना है जिसका मास है m, जिसकी वेलोसिटी है v, तो लीनियर मोमेंटम को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास को मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी के साथ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम। सिंपल भाषा में क्या है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। मतलब क्या है? क्या लीनियर मोमेंटम जो होता है ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। इन शॉर्ट में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर आप लोगों को किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम निकालना होगा ना, हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकाल सकते हैं। लीनियर मोमेंटम अगर आप किसी बॉडी का निकालना चाहते हो तो आपको उस बॉडी का मास पता होना चाहिए और उस बॉडी की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एक और बात समझो, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P = m × v। बताओ m क्या है? मास। बताओ v क्या है? वेलोसिटी, है ना। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दी मैंने आप लोगों को। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, जिसका मास कितना है? 5 kg, और ये चल रहा है, मतलब मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? इसकी वेलोसिटी जो है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। तो देखेंगे इसका मोमेंटम कितना होगा। तो तुम लोगों को पता है कि अगर हमें किसी बॉडी का निकालना होता है ना लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो बताओ मास कितना है इसका? 5। बताओ वेलोसिटी कितनी है? 2। लेकिन थोड़ा सा याद रखो, 5 मास है 5 kg और वेलोसिटी कितनी है? शाबाश, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करो ये बनेगा 5 × 2 = 10, और यहां पर आ गया kg, यहां पर रहा मीटर पर सेकंड। तो ये रहा इस बॉडी का क्या? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम अगर आपको किसी बॉडी का निकालना होता है तो आपको उस बॉडी का मास पता होना चाहिए और उस बॉडी की वेलोसिटी पता होना चाहिए। इसलिए लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या बनता है? P = m × v। ओके, उसके बाद थोड़ा देखो, इफ v = 0, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0 है, और किस बॉडी की वेलोसिटी होती है? 0। आप लोगों को पता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में होता है उसकी वेलोसिटी होती है 0। थोड़ा यहां देखो, इफ v = 0, कर दो 0 इसको, तो P भी क्या बनेगा? तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम भी क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर कोई बॉडी होती है ना रेस्ट में, तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है 0। जैसे मैं आपको बोलूंगा बताओ इस मार्कर का लीनियर मोमेंटम कितना है, तो आप कहेगा सर इस मार्कर का लीनियर मोमेंटम 0 है। आपको पूछूंगा क्यों? आप कहेगा सर इसके पास मास तो है लेकिन इसके पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी किन में होती है? वेलोसिटी खाली उन ऑब्जेक्ट्स में होती है जो बॉडी मोशन में होते हैं। तो आप लोगों को इस वाले कंसेप्ट से पता चला जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उनका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। ओके, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द SI यूनिट
SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखो, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, जो आपने 9th क्लास में भी समझा हुआ है। तो SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। और लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है? लीनियर मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर आ चुका है। तो लीनियर मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर जो बॉडी वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है, जो बॉडीज वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पे। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, शाबाश, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 kg, कितना? 2 kg, और ये ऑब्जेक्ट यहां की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? और इसकी वेलोसिटी मैं रखता हूं 10 मीटर पर सेकंड, यहां की तरफ जा रहा है ये। तो बताओ क्या इसके पास मोमेंटम होगा? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इसके पास मास भी और इसके पास वेलोसिटी भी है। तो मैं लिखूंगा इसका मोमेंटम कितना होगा? वो होगा P = m × v। शाबाश, मास कितना है? बोलो, मास है 2 kg, नजर आता है यहाँ पे, मास है 2 kg और वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। बात आई समझ? तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों का एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और ये इधर की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी मैंने रखी कितनी? और इसकी वेलोसिटी रखी मैंने 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका मोमेंटम जो होगा वो होगा m × v, क्योंकि फॉर्मूला आपको अब याद रहा। बताओ मास कितना है? 2 kg। बताओ वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? तो इसका मोमेंटम होगा 10 × 20 और ये आ जाएगा kg, ये आएगा मीटर पर सेकंड। बताओ ये क्या है? kg मीटर पर सेकंड, SI यूनिट किसका? लीनियर मोमेंटम का। अब अगर ये वाला बॉडी यहां की तरफ जा रहा है तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी यहीं की तरफ होगी। ये वाली बॉडी कहां जा रही है? उधर की तरफ, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी उधर ही की तरफ होगी। बताओ ये बॉडी कहां जा रही है? उधर की तरफ, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी उधर ही की तरफ होगी। इसलिए लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे, क्योंकि मास होती है स्केलर क्वांटिटी, मास होती है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं आया। बात आई समझ? इसलिए इस बात को नोट करो, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो अब लीनियर मोमेंटम जब आप लोगों को समझ में आ गया, तो लीनियर मोमेंटम के बारे में ही न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है वो हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ओके, होप आप लोगों की ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कल देता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट।